हिंदुस्तान जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता, विदेशों से आए हुए क्रूर और आतताइयों के द्वारा इस सोने की चिड़िया के परों को कतल। मंदिरों के विध्वंस, भारतीय योद्धाओं की वीरता, भारत माता के इन सच्चे सपूतों को इतिहास के पन्नों पर वो स्थान नहीं दिया, और मुगलों की क्रूरता से भरे अतीत के काले पन्ने। कि अतीत के इन पन्नों को फिर से खोला जाए और हिंदुस्तान का सच्चा इतिहास हिंदुस्तान के समक्ष रखा। देखिए, रोंगटे खड़े कर देने वाला ये विशेष कार्यक्रम हिंदू वॉरियर। वर्तमान महाराष्ट्र का एक जिला है नांदेड़। यहीं पर वर्ष सन 1708 ईस्वी में 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह की एक व्यक्ति से मुलाकात हुई। वो व्यक्ति थे माधोदास बैरागी। गुरु गोविंद सिंह ने माधोदास बैरागी को एक आदेश दिया, एक तलवार भेंट की, 5 तीर दिए और 3 व्यक्तियों के साथ में पंजाब की ओर रवाना कर दिया। आदेश यह था कि पंजाब की ओर जाओ और पंजाब के लोगों को मुगल अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष करो। और साथ ही साथ गुरु गोविंद सिंह ने माधोदास बैरागी को एक नाम भी दिया और यह कहा कि तुम बंदा बहादुर हो, इसीलिए बंदा सिंह बहादुर, जिनको इतिहास में बाबा बंदा सिंह बहादुर के नाम से जाना जाता है। बंदा सिंह बहादुर जिनका जन्म वर्ष सन 1670 ईस्वी में राजौरी में हुआ था। राजौरी जो वर्तमान भारत के जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत आता है। और वर्ष 1670 मतलब जब दिल्ली के जो मुगल बादशाह थे वो औरंगजेब थे। तो बंदा सिंह बहादुर जब नांदेड़ से पंजाब की ओर जा रहे थे तो 1708 ईस्वी में ही एक व्यक्ति जमशेद खान के द्वारा खूखरी एक हथियार होता है, उस खूखरी से गुरु गोविंद सिंह पर वार किया गया और उनको घायल कर दिया गया। जब गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु हुई तो अपनी मृत्यु से पूर्व अगर वो चाहते तो अगला उत्तराधिकारी नियुक्त कर सकते थे, लेकिन जैसा एक इतिहासकार राजमोहन गांधी अपनी किताब पंजाब ए हिस्ट्री फ्रॉम औरंगजेब टू माउंटबेटन में लिखते हैं कि अपनी मृत्यु से पूर्व वो चाहते तो अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और गुरु ग्रंथ साहिब को ही सिखों के स्थायी गुरु का दर्जा दिया। तभी हम देखते हैं कि 10वें गुरु के बाद 11वें गुरु नहीं थे। अब परमानेंट गुरु कौन थे? गुरु ग्रंथ साहिब। खैर, बंदा सिंह बहादुर पंजाब की ओर चल पड़े। उन्होंने बीड़ा उठाया कि पंजाब के लोगों को, वहां के किसानों को मुगलों का जो अत्याचार हो रहा है उस अत्याचार से मुक्ति दिलानी है। लेकिन अब इसके लिए पैसा चाहिए। पैसा क्यों चाहिए? फौज चाहिए। फौज को पैसा देना पड़ेगा, तो पैसा चाहिए, सेना चाहिए और जगह चाहिए। ना अभी उनके पास में पैसा है, ना सैनिक है, ना उनके पास में स्थान है, लेकिन गुरुजी का आदेश उनके साथ में था। और साथ ही साथ वो 3 व्यक्ति जो गुरु गोविंद सिंह ने बंदा सिंह बहादुर के साथ में भेजे थे, ताकि जब वो पंजाब की ओर जाएं तो वहां के लोगों को यह बताया जाए उन व्यक्तियों के माध्यम से कि बंदा सिंह बहादुर को गुरुजी ने आदेश देकर भेजा है। तो अब सबसे पहले धन चाहिए। धन के लिए 2 स्थानों पर धावा बोला गया। एक स्थान आता है कैथल, एक आता है सोनीपत। दोनों स्थान वर्तमान में हरियाणा राज्य के अंतर्गत आते हैं। यहां पर मुगलों का जो खजाना था उस खजाने पर धावा बोला गया, यानी अब खजाना तो प्राप्त हो गया। अब खजाना उनके पास में था, धीरे धीरे उनकी सेना भी बढ़ने लगी। जो वहां के किसान थे वो उनके साथ में जुड़ते चले गए और उन्होंने एक और काम किया कि जागीरदारी व्यवस्था को समाप्त करके जो भू स्वामित्व के जो अधिकार थे वो किसानों को देने शुरू किए। मतलब मैं सरल सी भाषा में समझाता हूं। जागीरदारी व्यवस्था में क्या होता है? एक जागीरदार होता है, उसके अधीन सारी भूमि होती है और वो किसानों को पट्टे देता है। किसान भूमि के स्वामी नहीं होते। लेकिन बंदा सिंह बहादुर ने क्या किया? किसानों को ही भूमि का स्वामी बना दिया। किसान उनके साथ में जुड़ते चले गए और कुछ समय में उनके पास में एक बड़ी सेना खड़ी हो गई, जैसा हमको एक सोर्स से पता चलता है। एक इतिहासकार हरिराम गुप्ता, जिनके द्वारा लिखा गया है लेटर मुगल पंजाब, हिस्ट्री ऑफ पंजाब, उससे हमको जानकारी मिलती है। उन्होंने एक लेखक, मुगल लेखक, उस समय के व्यक्ति खफी खां की बातों को कोट करते हुए लिखा है। कौन खफी खां? खफी खां जिनका जीवन काल रहा 1664 से और 1732 ईस्वी तक का। मतलब खफी खां वो व्यक्ति जिन्होंने अपने जीवन काल में औरंगजेब को भी देखा,
मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम को भी देखा, जहांदर शाह को भी देखा, फर्रुख शेर को भी देखा, रफीउद्दर्जात को भी देखा, रफीउद्दौला को भी देखा, मोहम्मद शाह रंगीला को भी देखा। तो उन्हीं खफी खां की बातों को कोट करते हुए लिखा है, वही खफी खां जिनके द्वारा लिखा गया मुंतखब उल लुबाब। क्या लिखा है? खफी खां ये कहते हैं कि 4 से 5 महीने में या 3 से 4 महीने में बंदा सिंह बहादुर के पास में 5000 सैनिक तैयार हो गए, 8000 के आसपास में घुड़सवार तैयार हो गए और जल्दी ही इनकी संख्या 19000 तक पहुंच गई। मतलब वो बंदा सिंह बहादुर जो केवल गुरु गोविंद सिंह का आदेश लेकर मात्र 3 व्यक्तियों के साथ में पंजाब की ओर पहुंचे थे, अब लगभग 19 से 20 हजार की फौज अपने साथ में इकट्ठी कर चुके हैं और अपने साथ में वो धन भी जमा कर चुके हैं। अब बात आती है स्थान की, क्योंकि अब एक स्थान चाहिए जिसको राजधानी बनाया जाए, वहां से शासन किया जाए। तो एक स्थान को चुना गया, वो स्थान था समाना। समाना जो वर्तमान में पंजाब राज्य के अंतर्गत आता है। समाना को ही क्यों चुना गया? क्योंकि समाना में एक व्यक्ति था। कौन व्यक्ति? वजीर खां। वो वजीर खां जिसने गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को जिंदा चिनवा दिया था। तो अब वजीर खां पर हमला बोला गया, मतलब समाना पर हमला किया गया और बाबा बंदा सिंह बहादुर के जो भाई थे फतेह सिंह, उन्होंने आमने सामने की लड़ाई में वजीर खां की गर्दन को उड़ा दिया और अपने फौजदार या अपने सूबेदार वजीर खां की जब गर्दन जमीन पर गिरी तो साथ बाकी के जो मुगल थे वो देखकर भाग खड़े हुए और समाना पर बंदा सिंह बहादुर का अधिकार हो गया। समाना पर अधिकार किया गया, सरहिंद पर अधिकार किया गया, इसके अलावा आसपास के काफी बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया गया और जागीरदारी व्यवस्था को समाप्त करके जहां जहां बंदा सिंह बहादुर का अधिकार क्षेत्र था, उनका शासन था, वहां के किसानों को भूमि के स्वामित्व का अधिकार दे दिया गया। यानी किसान के पास जो भूमि है वो किसान की ही है, जमींदार की भूमि नहीं है। अब बंदा सिंह बहादुर ने एक स्थान को अपना केंद्र बनाया और वो स्थान था लोहगढ़। एक लोहगढ़ भरतपुर में भी आता है जिसको लोहागढ़ दुर्ग कहते हैं, वो लोहागढ़ अलग है और ये जो लोहगढ़ है ये लोहगढ़ अलग है। तो लोहगढ़ को अपना केंद्र बनाया और सरहिंद पर जो विजय मिली थी इसी की खुशी में सिक्के भी जारी किए और इन सिक्कों पर गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह के चित्र भी अंकित थे। साथ ही साथ खुद की जो मोहरें थी वो भी उन्होंने जारी करनी शुरू की। जैसा होता था, जो भी शासक थे अपनी मोहर और अपने सिक्के तो चलाते थे, इसी से वेरीफाई होता था कि फला जो क्षेत्र का शासक है वो ये है। खैर, अब बात आती है 1710 ईस्वी की और इस समय के जो मुगल शासक थे वो थे बहादुर शाह प्रथम। और बहादुर शाह प्रथम इस समय दक्षिणी भारत में थे। दक्षिणी भारत में क्यों? क्योंकि इस समय मराठा सत्ता जो है वो बढ़ती जा रही थी। तो मराठे अब चुनौती दे रहे थे मुगल सत्ता को और मराठों से संघर्ष करने के लिए बहादुर शाह प्रथम दक्षिण भारत की ओर थे। तो एक तो दक्षिण भारत में तकलीफ हो रही थी, दूसरा उत्तर भारत में पंजाब की ओर भी सिखों का दबदबा बढ़ रहा था। तो बहादुर शाह प्रथम दक्षिण भारत से और उत्तर भारत की ओर चल पड़े। तो बंदा सिंह बहादुर को लोहगढ़ छोड़कर जाकर पहाड़ों में छिपना पड़ा और फिर एक स्थान पर वो पहुंचे। वो स्थान था गुरुदास नांगल, जो वर्तमान जो पंजाब है, पंजाब में एक स्थान है गुरदासपुर, वहां का एक जिला है, उसी के पास में है गुरदास नांगल। वहां उसको अपना एक केंद्र बनाया। लेकिन जब बहादुर शाह प्रथम वहां पहुंचे तो बंदा सिंह बहादुर को गिरफ्तार करने में असफल रहे, पकड़ने में असफल रहे। तो अब सिखों का दमन करने के लिए बहुत सारे मुगल फौजदार, सूबेदार वहां पर तैनात कर दिए गए। खैर, बहादुर शाह प्रथम की तो मृत्यु हो चुकी थी। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु सन 1712 ईस्वी में हुई थी। 1707 से 1712 ईस्वी तक का शासनकाल रहा। 1712 में जब मृत्यु हुई तो बहादुर शाह प्रथम के जो पुत्र थे जहांदर शाह, वो अगले शासक बन गए और जहांदर शाह की हत्या कर दी गई फर्रुख शेर के द्वारा और जहांदर शाह के ही भतीजे फर्रुख शेर अब अगले मुगल शासक बन गए। तो अब बात आती है फर्रुख शेर के शासनकाल की, जिनका शासनकाल था सन 1713 से 1719 ईस्वी तक का। और फर्रुख शेर के शासनकाल में ही अब ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से इतिहास में उनको एक घृणित कायर कहा गया। फर्रुख शेर के द्वारा कुछ मुगल अधिकारियों की नियुक्ति की गई एक स्ट्रेटेजी के तहत। लाहौर में एक सूबेदार नियुक्त किया गया जिसका नाम था अब्दुस समद खान। अब्दुस समद खान का एक पुत्र था जकारिया खान, जिसको कश्मीर का फौजदार नियुक्त किया गया। इसके अलावा दिल्ली में जो मुगल अधिकारी था मोहम्मद अमीन खान, उसी का एक पुत्र था कमरुद्दीन, उसको भी एक फौज देकर गुरदासपुर की ओर भेज दिया गया। यानी ये सारी जो प्लानिंग हो रही है अब किसके लिए हो रही है? बाबा बंदा सिंह बहादुर को गिरफ्तार कर दिया जाए, उनके क्षेत्र को तहस नहस कर दिया जाए। बड़ा लंबा संघर्ष चला, मुगलों और सिखों के बीच में बहुत लंबा संघर्ष चला, लेकिन फाइनली
17 दिसंबर 1715 ईस्वी को बंदा सिंह बहादुर और उनके जो अनुयायी थे, उनके जो साथी थे, जो सैनिक थे, बंदा सिंह बहादुर और सिखों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके क्या किया गया वो अभी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार इसकी चर्चा करें कि आखिर उनको गिरफ्तार किया कैसे। इसका एक ही कारण था, जो उनकी गढ़ी थी, एक होता है गढ़ बड़ा, एक होती है गढ़ी छोटी। तो गुरदास नांगल में जो उनकी गढ़ी थी, गढ़ी के अंदर रसद सामग्री की, खाने पीने के सामान की किल्लत हो गई थी, क्योंकि दुर्ग में पहले घास खत्म हो गई थी, पेड़ों के जो पत्ते हैं वो भी खा लिए गए थे, पेड़ की जो छाल थी वो भी ले ली गई थी, लकड़ियों तक को खा लिया गया था। यानी आप सोचिए उस गढ़ी के अंदर क्या स्थिति थी। और ऐसी स्थिति होने के बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर को मुगलों के समक्ष समर्पण करना पड़ा और 17 दिसंबर 1715 ईस्वी को उनके द्वारा यह समर्पण कर दिया गया। जब यह समर्पण हुआ तो इसकी न्यूज 22 दिसंबर 1715 ईस्वी को मुगल शासक फर्रुखशियर के पास में पहुंची। अब क्या था? अब था उनको और उनके जो सैनिक थे उनको पकड़कर दिल्ली ले जाया जाए। लेकिन उससे पहले दुर्ग में, उस गढ़ी में क्या किया गया, अंदर जब मुगल फौजें पहुंची तो उनके द्वारा लगभग 200-300 या 300-400 के आसपास में जो सैनिक थे, जो सिख थे, उनके सिरों को काटा गया, अंदर से खाली किया गया, सिरों में भूसा भरा गया और भूसा भरने के बाद उनके सिरों को, जो भाले थे, उन भालों की नोक पर लगाया गया और फिर इस तरीके से वो लेकर चले। यहां तक कि जो लाशें थी उन लाशों को भी चीरा गया। अब बात आती है 10 मार्च 1716 ईस्वी की। 10 मार्च 1716 ईस्वी को उनका ये जो काफिला था, जब उनको बंदी करके ला रहे थे, लाहौरी गेट की ओर उनको ले जाना था। लाहौरी गेट जो वर्तमान में दिल्ली में है। तो किस प्रकार का उनका काफिला था? वहां के जो प्रत्यक्षदर्शी थे, खुद उस समय का एक अंग्रेज अधिकारी था जो उस समय आया हुआ था, जिसका नाम था जॉन शर्मन, जिसके द्वारा बाद में वर्ष सन 1717 ईस्वी में मुगल शासक फर्रुखशियर से रियायतें ले ली गई थी। 3000 में बंगाल का क्षेत्र ले लिया था ड्यूटी फ्री ट्रेड के लिए। 10,000 में जो गुजरात वाला जो भाग है ये ले लिया गया था। मतलब उन्होंने जब रियायतें ली, वो व्यक्ति जॉन शर्मन जो एक अंग्रेज अधिकारी था, वो यहां पर आया हुआ था ब्रिटेन का, उसके द्वारा ये देखा गया सारा। खफी खां के द्वारा भी ये देखा गया। तो जैसा वहां माहौल था, जो सब कुछ था, मैं आपको उसी प्रकार से बताने का प्रयास करता हूं, जैसा मैंने सोर्स में पढ़ा और पढ़ने के बाद जैसा चित्र मेरे दिमाग में बना, मैं प्रयास करूंगा अपने शब्दों के माध्यम से उसी प्रकार का चित्र आपके दिमाग में भी उत्पन्न कर सकूं। बाबा बंदा सिंह बहादुर को एक पिंजरे में, लोहे के पिंजरे में कैद करके, उस पिंजरे को हाथी पर रखा गया। यानी वो हाथी पर है, पिंजरे में बंद है। उनके पीछे लगभग 370 ऊंटों का काफिला था और प्रत्येक ऊंट पर 2-2 सिखों को बैठाया हुआ था और उनके हाथों को इस प्रकार से यूं बांधा हुआ था। यह तो है बाबा बंदा सिंह बहादुर के पीछे जो सिख चल रहे थे। उनके आगे, उनके हाथी के आगे भी भाले की नोक पर जो सिर, जिन सिखों के सिर काटे हुए थे, उनके सिरों को उस भाले की नोक पर लगाया हुआ था और यहां तक कि एक भाले पर बिल्ली के सिर को भी लगाया था। बिल्ली का सिर क्यों? ताकि यह साफ संदेश था कि जहां से हमने बाबा बंदा सिंह बहादुर को पकड़ा है, वहां पर हमने इंसानों को तो छोड़ो, जानवरों तक को हमने नहीं छोड़ा, वहां किसी को जिंदा नहीं छोड़ा गया। इसका अर्थ यह था। अब उनको बंदी बनाया गया। बाबा बंदा सिंह बहादुर को इमरान उद्दीन को सौंप दिया गया। इमरान उद्दीन जो मुगल आर्टिलरी का अध्यक्ष था। बाकी के जो सिख थे, जो ऊंटों पर पीछे बैठे हुए थे, उनको दिल्ली के कोतवाल सरबराह खान को सौंप दिया गया। इनको ले जाकर जेलों में बंद कर दिया गया। बंदा सिंह बहादुर को उस समय त्रिपोलिया गेट, मतलब जहां 3 दरवाजे एक साथ होते थे, त्रिपोलिया गेट के पास में जो जेल बनी हुई थी, वहां पर बंद कर दिया गया था। वर्तमान में पता नहीं वहां कोई जेल है या नहीं है, लेकिन जैसा सोर्स में लिखा हुआ है उसी अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। अब बात आती है जिन सिखों को बंदी किया गया था, इन सिखों को अब कत्ल करने की। और यह सिलसिला शुरू होता है 15 मार्च 1716 ईस्वी से। दिल्ली का कोतवाल, मतलब जो दिल्ली का मुख्य जो पुलिस अधिकारी था, सरबराह खान, वो प्रतिदिन 15 मार्च 1716 ईस्वी से प्रतिदिन 100 सिखों को लाता। उनको ऑफर दिए जाते। यह कहा जाता 2 ऑप्शन है, मृत्यु का चुनाव करोगे या मुसलमान बनना स्वीकार करोगे। लेकिन जैसा सोर्स में लिखा हुआ है कि किसी भी एक भी सिख के द्वारा इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया गया और उनमें यह होड़ थी कि पहले तुम मुझे मारो, पहले तुम मुझे मारो।
मतलब उन लोगों में मृत्यु का जरा सा भी खौफ नहीं था। कमाल है, जब मैं पढ़ रहा था तो ये सारा चित्र मेरे ऐसे दिमाग में छप रहा था। मैं जब भी कोई चीज पढ़ता हूं तो उसका एक इमेज बन जाती है मेरे दिमाग में। तो कितने गजब के वो योद्धा रहे होंगे, मतलब कितनी निडरता का भाव उनमें रहा होगा कि वो इस्लाम धर्म स्वीकार करना तो दूर, वो ये कह रहे थे कि पहले मुझे मारो, और जो उनको मार रहा था जल्लाद, उसको मुक्तिदाता बोल रहे थे कि तुम हमें मार रहे हो, मुक्तिदाता हो। एक जगह मुझे एक ये जानकारी पढ़ने को मिली, मेरे सामने ये आया कि उन्हीं सिखों में एक सिख युवक जो बंदी था, उसकी एक माता थी जो विधवा थी। उसकी माता के द्वारा वजीर के पास में एक अर्जी लगाई गई और यह कहा, मेरे पुत्र को बंदी बना लिया गया है, मैं एक विधवा हूं और मेरे पास केवल मेरा पुत्र ही है, और वो बंदा सिंह बहादुर का अनुयायी नहीं है, उसको गलत तरीके से बंदी बनाया हुआ है। महिला ने वजीर के हाथों एक आदेश लिखवा लिया कि उस युवक को छोड़ दिया जाए। वो आदेश ले जाकर उस महिला ने दिल्ली के कोतवाल सरबराह खान को दिया। सरबराह खान ने उस युवक को फ्री कर दिया, छोड़ दिया, जाओ। लेकिन आप सोचो उस युवक के मन में अपने गुरु के प्रति क्या आस्था रही होगी। उसने ये कहा कि मैं अपने गुरु का एक सच्चा अनुयायी हूं और मैं उनसे जुड़ाव रखता हूं। अगर वो युवक चाहता तो वहां से जा सकता था, उसको छोड़ दिया गया था, लेकिन ये कहकर उसको वापस बंदी बना लिया गया और उसने भी अपने प्राणों का त्याग कर दिया। अब बात आती है फाइनली उस दिन की, 19 जून 1716 ईस्वी की, जब बाबा बंदा सिंह बहादुर को त्रिपोलिया गेट की जो जेल थी वहां से निकाला गया। उनको बहादुर शाह प्रथम का जो मकबरा था जो दिल्ली में बना हुआ है, बहादुर शाह सेकंड मत करना, बहादुर शाह सेकंड को तो रंगून भेज दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो बाबा बंदा सिंह बहादुर को त्रिपोलिया गेट की उस जेल से निकालकर वापस हाथी पर पिंजरे में बंद करके और फिर से लाया गया बहादुर शाह प्रथम के मकबरे के पास में और नीचे जमीन पर बैठा दिया गया। और उनका जो लगभग 3 वर्ष का बच्चा था अजय सिंह, उनके बच्चे को उनकी गोद में बैठाया गया। जल्लाद ने कहा अपने बच्चे को मारो, उन्होंने अपने बच्चे को नहीं मारा, उनके सामने ही उनके बच्चे को काटा गया। फिर जल्लाद ने चाकू से बंदा सिंह बहादुर की राइट जो आई थी, सीधी जो आंख थी, वो निकाली, उल्टा पैर काटा, दोनों हाथों को काट दिया गया और अंततः बंदा सिंह बहादुर को भी मार दिया गया, उनका सिर कलम कर दिया गया। हिंदू वॉरियर।